नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हायर परचेज सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। और इस चैप्टर को मैंने काफ़ी समराइज वे में तैयार करने का प्रयास किया है, क्योंकि समय का आप लोगों के पास अभाव है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जितना मैंने बताया उतना पढ़ लेते हैं और कुछ MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन तो कर पाएंगे। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि इधर उधर से कहीं से आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। तो सबसे पहले देखो, हायर परचेज सिस्टम को गवर्न करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1972 में। हायर परचेज एक्ट इसे नाम दिया गया था, 1972 में बनाया गया, लेकिन इसे लागू कभी भी नहीं किया गया, क्योंकि इस एक्ट में कुछ खामियां पाई गई। लोगों ने इसमें संशोधन के लिए कई बार कहा गवर्नमेंट को, तो पास होने के बाद भी ये लागू नहीं हुआ। इसमें कई संशोधन करने का प्रयास भी किया गया, कई कमेटी भी बैठाई गई, लेकिन अंत में 2005 में फाइनली इसे रिपील कर लिया गया, यानी वापस ले लिया गया। तो ये एक्ट बना तो, लेकिन लागू कभी नहीं हो पाया। तो आइए किराया क्रय पद्धति के बारे में जानते हैं। यह माल के क्रय विक्रय की एक विशेष प्रणाली है, यानी गुड्स को परचेज और सेल करने का ये एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, जिसे किराया क्रय पद्धति या हायर परचेज सिस्टम कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्रेता माल का मूल्य किस्तों में भुगतान करने का वचन देता है, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की जाती है जो भी सामान आप खरीदते हैं। इसके लिए क्रेता और विक्रेता के मध्य एक अनुबंध होता है, यानी परचेजर और सेलर दोनों एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक अनुबंध करते हैं, जिसके द्वारा ये ट्रांजैक्शन पूरा होता है। इसमें किस्तें मासिक भी हो सकती हैं, तिमाही यानी क्वार्टरली भी हो सकती हैं, छमाही हाफ ईयरली हो सकती हैं, या वार्षिक भी हो सकती हैं। इवन 15-15 दिनों की किस्त, जिसे पाक्षिक कहा जाता है, ये भी हो सकता है। साप्ताहिक यानी 7 दिनों की किस्त भी इसमें अलाउ है। तो किस्तों का कोई भी एक फिक्स टाइम पीरियड निर्धारित कर लिया जाता है, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया हो। इसके बाद देखिए, प्रथम भुगतान होने पर माल क्रेता को सौंप दिया जाता है, परंतु माल का स्वामित्व विक्रेता का ही रहता है। क्रेता केवल उसका उपयोग कर सकता है। यानी जब भी कोई हायर परचेज ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें पहला इंस्टॉलमेंट देते वक्त या पहली बार भुगतान करते वक्त, पहली बार जो भुगतान होता है उसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं। पहले भुगतान को डाउन पेमेंट भी कहा जाता है। तो डाउन पेमेंट करने के बाद जो भी सामान है वो परचेजर को दे दिया जाता है, वो यूज करे, उपयोग कर सकता है वो उसे। लेकिन सामान का जो ओनरशिप है, यानी स्वामित्व, ये विक्रेता के पास ही रह जाता है। जब अंतिम किस्त यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट का भुगतान कर दिया जाता है, तो माल का स्वामित्व क्रेता के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा, सामान का मालिक जो है वो विक्रेता ही रहेगा। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया जाता है, तब जाकर वस्तु का स्वामित्व या सामान का स्वामित्व जो है खरीदने वाले व्यक्ति के पास जाता है। आमतौर पे क्या होता है, जब भी आप बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हो, आपने पेमेंट किया, बिल कटवाया, सामान लिया, तो सामान आपके पास भी आ जाता है, उसका ओनरशिप भी आपके पास आ जाता है। लेकिन किराया क्रय में ऐसा शुरू में नहीं होता है। जब डाउन पेमेंट करके आप सामान लेते हो, तो सामान तो आपके पास आ जाता है, लेकिन उसका ओनरशिप अभी भी विक्रेता के पास रहता है। कब तक रहता है? जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप ना कर दें। ठीक है, आगे देखिए, यदि सभी किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता, तो जितनी किस्तें दे दी जाती हैं उन्हें माल के प्रयोग के किराए के रूप में माना जाता है। आपने सामान हायर परचेज पे खरीदा, आप किस्त देते जा रहे हैं, लेकिन बीच में ही आपने किस्त देना बंद कर दिया, कोई भी वजह से आपका मन नहीं हुआ, आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी कंडीशन हो, तो ऐसे केस में सामान का स्वामित्व तो आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि आपने आखिरी किस्त तक भुगतान नहीं किया। तो अभी तक जो पेमेंट आपने किया है वो किराए के रूप में जाना जाएगा, और हायर परचेज में किराए को हायर कहा जाता है। ठीक है ना, हायर परचेज सिस्टम में किराए को रेंट नहीं कहते हैं, हायर कहते हैं। किराया क्रय अनुबंध यानी हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का निक्षेप यानी कि बेलमेंट होता है। किराया क्रय अनुबंध किस नेचर का होता है? बेलमेंट के नेचर का होता है, निक्षेप के नेचर का होता है। निक्षेप का मतलब क्या होता है? आपने अपनी कोई वस्तु दूसरे व्यक्ति को दे दी संभाल कर रखने के लिए,
कुछ समय के लिए, तो उसी को निक्षेप कहा जाता है। तो ये बेलमेंट के नेचर का होता है हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अगला पॉइंट आता है, हायर परचेज में क्रेता द्वारा माल का क्रय किया जाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह उसकी इच्छा पर है। वह चाहे तो कुछ समय तक किस्तें चुकाते हुए यानी कि किराए के रूप में माल का प्रयोग कर सकता है। यानी हायर परचेज सिस्टम में आप परचेज करें ही, इसके लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है। आप हायर परचेज के अंतर्गत सामान को लीजिए, उसे यूज करना चालू कीजिए, इंस्टॉलमेंट देते रहिए एज अ हायर यानी किराए के रूप में। और यदि आपको लगता है कि माल की अब ज़रूरत हमें नहीं है, तो आप किस्तें देना बंद कीजिए और माल जो है, क्योंकि स्वामित्व विक्रेता का है, विक्रेता उसे वापस ले लेगा। यदि आप उस सामान को अपने पास रखना चाहते हैं परमानेंट, तो ऐसे केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आखिरी किस्त तक पेमेंट कीजिए और माल को का स्वामित्व अपने पास ले लीजिए। इसके बाद देखिए, किराया क्रय पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मदें, सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स या टर्म भी कहते हैं इसे, रिलेटेड टू हायर परचेज सिस्टम। कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं हायर परचेज में? पहला टर्म है कैश प्राइस, रोकड़ या नकद मूल्य। इसका अर्थ ये होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु को सामान्यतः बाजार से खरीदा जा सकता है, उसे हम कैश प्राइस या रोकड़ मूल्य कहते हैं। ठीक है, आज के दिन आपको एक स्कूटर खरीदना है, एक बाइक खरीदनी है, आप दुकान पे जाते हैं, वो बताता है कि भाई बाइक आपको 95,000 की पड़ेगी। इसे आप तुरंत 95,000 पेमेंट करके खरीद सकते हैं, तो यही इसका कैश प्राइस होगा। ठीक है, इसमें ब्याज शामिल नहीं होता है, इसमें किसी तरीके का ब्याज शामिल नहीं होता है। दूसरा शब्द जो आता है वो है हायर परचेज प्राइस, किराया क्रय मूल्य। ये क्या होता है? वह समस्त राशि जिसे किराया क्रेता यानी हायर परचेजर द्वारा माल का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए चुकाने का दायी है। मतलब ये है कि हायर परचेज प्राइस वो टोटल अमाउंट है जिसे पेमेंट करने के बाद हायर परचेजर के पास सामान का स्वामित्व आएगा। सामान का स्वामित्व कब आएगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगी। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक जितना भी पेमेंट करने की आवश्यकता है, उसे जो है हायर परचेज प्राइस कहा जाता है। आगे देखेंगे, यह राशि सदैव रोकड़ मूल्य से अधिक होती है, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। यदि इंस्टॉलमेंट पे आपको कोई सामान दिया जा रहा है, आपसे पूरा दाम नहीं लिया जा रहा है, तो आपके ऊपर कुछ ब्याज भी तो लगाया जाएगा ना, जो बकाया रकम है उसके ऊपर। तो जब ब्याज और कैश प्राइस को जोड़ दिया जाता है, तो हायर परचेज प्राइस निकल के आती है। मान लो 95,000 की बाइक है, अब इसमें जो है आपने 4 साल में पेमेंट करने का ऑप्शन चुना। 4 साल में विक्रेता ने कहा कि भाई 4 साल में हम 25,000 रुपये का ब्याज जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 1,20,000 का ये आपको पड़ेगा। आप इसे 4 किस्त में 33,000 रुपये देकर चुका दीजिएगा। 30,000 रुपये की हर एक किस्त बन जाएगी। ठीक है, तो ये 1,20,000 जो है ये हायर परचेज प्राइस होगा। अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है किस्त या इंस्टॉलमेंट। माल या संपत्ति का मूल्य कई भाग में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक भाग को किस्त कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक किस्त में ब्याज की राशि जुड़ी भी हो सकती है और नहीं भी। तो अभी देखिए, जैसे 1,20,000 हायर परचेज प्राइस हमने अपने एग्जाम्पल में लिया, इसे 4 भाग में विभाजित किया, चारों भाग 33,000 रुपये के थे। ये 30,000 रुपये का जो अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट कहा जाएगा। इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज की राशि भी जुड़ी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार किस्तों में ब्याज नहीं जोड़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं ना, प्रत्येक किस्त में ब्याज की राशि जुड़ी भी हो सकती है और नहीं भी। यानी 95,000 को ही उसने 4 भागों में बांट दिया और 25,000 का जो ब्याज है, इसका कैलकुलेशन उसने अलग से कर दिया कि भाई ब्याज का जो अमाउंट होगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो किस्तें ब्याज सहित भी बनाई जा सकती हैं और बिना ब्याज के भी बनाई जा सकती हैं। अगला जो टर्म है वो है हायर परचेजर। हायर परचेजर को हायरर भी कहते हैं। वह व्यक्ति जिसने किराया क्रय ठहराव या अनुबंध यानी हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत माल के स्वामी से माल का अधिकार प्राप्त कर लिया हो। अब यहाँ अधिकार का मतलब क्या है? अधिकार का मतलब ये है सामान को प्राप्त करने का अधिकार। ये ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप और पोजेसन में अंतर है। जब आप पहली बार पेमेंट करते हैं, जिसे हम डाउन पेमेंट कह रहे हैं, तो डाउन पेमेंट करने के बाद दुकानदार आपको सामान यूज करने के लिए दे देता है। जैसे ही आपको दुकानदार ने सामान दिया,
उसका पजेशन आपके पास आ गया, कब्जा आपके पास आ गया, ओनरशिप अभी भी दुकानदार के पास है। यानी क्रेता और विक्रेता जब एक जगह आए, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रेता ने पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया और विक्रेता ने सामान उसे सौंप दिया। जैसे ही ये कार्यवाही पूरी हुई, जैसे ही पजेशन आ गया, वैसे ही वो क्रेता जो है हायर परचेजर या हायरर बन जाता है। आया समझ में? इसके बाद देखिए वेंडर या ओनर। वेंडर मतलब विक्रेता और ओनर मतलब स्वामी। वह व्यक्ति जिसने किराया क्रय ठहराव या अनुबंध हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किराया क्रय क्रेता को यानी हायर परचेजर को माल किराए पर दे दिया हो तथा माल का अधिकार दे दिया हो। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जैसे ही डाउन पेमेंट हुआ, एक ओर क्रेता को पजेशन मिलता है, दूसरी ओर वेंडर जो है उस पजेशन को दे देता है, माल का अधिकार दे देता है। तो जैसे ही डाउन पेमेंट होता है, एक पक्ष जो है हायर परचेजर बन जाता है, दूसरा पक्ष जो है हायर वेंडर बन जाता है। यहाँ पे हायर वेंडर कर लो, ठीक है, हायर वेंडर। इसी को हायरी भी कहते हैं, HIREE। वेंडर को हायरी भी कहते हैं। हायरर जिसने माल उधार खरीदा किराया क्रय के अंतर्गत, हायरी जिसने माल किराया क्रय के अंतर्गत बेचा, और हायर मतलब वो किराया जो वास्तव में पेमेंट किया जा रहा है इंस्टॉलमेंट के रूप में। आगे देखिए किराया क्रय पद्धति के लाभ, एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम को कुछ लाभ क्रेता को भी होते हैं, बायर को भी होते हैं, और कुछ लाभ विक्रेता को भी होते हैं। सबसे पहले क्रेता के लाभ की बात कर लेते हैं। पहला लाभ तो यही है कि धन कम होने पर भी मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करना संभव हो जाता है। यानी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि महंगी चीज़ों का प्रयोग करें, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि एक बार में खर्च कर पाएँ। तो ऐसे केस में यदि हायर परचेज सिस्टम को अपनाया जाता है तो धन कम है आपके पास, तो भी आपको मूल्यवान वस्तुओं को यूज करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप केवल एक छोटा सा अमाउंट पे करके उस सामान को यूज करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत चलता है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है जो काफ़ी महंगी होती हैं, और हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री को चलाने वाला व्यक्ति उतना पैसा उस मशीन पे एक बार में खर्च नहीं कर पाता है। तो इंडस्ट्रीज़ में हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत तमाम तरीके के मशीनों को यूज किया जाता है किराए पर लेकर। इससे जो है क्रेता को फ़ायदा होता है, इंडस्ट्री चलाने वालों को फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या है? किस्तों में भुगतान होने से क्रेता को भुगतान में आसानी हो जाती है। भाई एक बार में ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है, छोटे छोटे किस्तों में पे कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। तीसरा फ़ायदा है वस्तु या माल के मरम्मत की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि इसका दायित्व स्वामी का होता है। यानी जब हायर परचेज पे कोई सामान खरीदा जाता है तो केवल पजेशन मिल रहा है, ओनरशिप तो मिल नहीं रही है। ओनरशिप किसके पास है? विक्रेता के पास है। तो जब भी माल में कोई खराबी आती है तो उसे मरम्मत कराने का दायित्व ओनर का होता है। अगला पॉइंट है क्रेताओं द्वारा लिए जाने वाले ऋण में कमी। पे जब इंस्टॉलमेंट में चीज़ें ली जाती हैं तो लोन लेने की ज़रूरत कम पड़ती है। तो ये भी एक फ़ायदा क्रेता को हो जाता है। विक्रेता को क्या लाभ है? एडवांटेज टू सेलर। पहली बात तो विक्रेता की बिक्री बढ़ती है, क्योंकि महंगी चीज़ें खरीदने वाले कुछ ही लोग होते हैं, और वो भी एक बार में पेमेंट करके यदि खरीदने की आवश्यकता हो तो उनमें से बहुत सारे लोग चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में एक डाउन पेमेंट अमाउंट देकर चीज़ को खरीद लिया जाता है या उसे यूज करने का अधिकार ले लिया जाता है। इससे विक्रेताओं की बिक्री बढ़ती है। दूसरी बात है कि स्वामित्व विक्रेता के पास रहने से किस्तों का भुगतान समय पर मिल जाता है। किस्तों का भुगतान इसलिए आसानी से मिल जाता है कि क्रेता को भी लगता है कि भाई किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तो दुकानदार हमसे सामान वापस ले लेगा और हमारा काम जो है ठप पड़ जाएगा। तीसरी बात है कि क्रेताओं से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। जब हायर परचेजर और हायर सेलर आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बार बार इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के समय एक दूसरे से उनकी मुलाकात होती है, बातें होती हैं। कभी माल में खराबी आ गई तो उसे मरम्मत कराने के संबंध में बातें होती हैं, और जब बार बार इस तरीके की बातचीत होती है तो उन लोगों के बीच में घनिष्ठता बढ़ जाती है, और इसका फ़ायदा व्यापार को आगे चल के मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है? अन्य वस्तुओं के बिकने की संभावना बढ़ जाती है। जब दो लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन किए और वो ट्रांजैक्शन स्मूथली चल गया, कोई दिक्कत नहीं आई, आपस में कोई मनमुटाव नहीं हुआ, तो
एक दुकानदार से यदि आप माल खरीदते हैं, उससे संतुष्ट हैं, तो आप दोबारा भी उसी के पास खरीदने जाओगे। कोई और सामान भी खरीदना होगा तो आप प्रीफर करोगे कि भाई वो दुकानदार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, उसने बड़े अच्छे से पिछली बार हमारा सब काम कर दिया था, चलो उसी से खरीद लेते हैं। तो इससे वस्तुओं के बिकने की संभावना बढ़ जाती है। किराया क्रय पद्धति की कुछ हानियाँ भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है? क्रेता के लिए यदि देखा जाए तो क्रेता द्वारा अधिक मूल्य दिया जाना, क्योंकि उसे ब्याज भी देना पड़ता है कैश प्राइस के ऊपर, तो ब्याज की वजह से सामान का मूल्य बढ़ जाता है। दूसरा नुकसान है कि वस्तु छिन जाने का डर। स्वामित्व तो उसे नहीं मिलता है, केवल पजेशन मिलता है, वस्तु को यूज करने का अधिकार मिलता है। तो यदि कहीं किस्त देने में चूक हो गई तो ऐसे केस में हो सकता है वस्तु उसके पास से चली जाए, ये डर हमेशा बना रहता है। तीसरी बात है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुएं क्रय करने की प्रवृत्ति। जब इंस्टॉलमेंट में कम पेमेंट करके ही आपको चीज़ें मिलने लगती हैं तो आप कई चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे लेने के बारे में सोचने लगते हैं। अधिक वस्तुओं को क्रय करने की प्रवृत्ति आप में डेवलप हो जाती है, और ऐसे केस में हो सकता है कि आगे चल के जब कई इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करनी पड़े एक साथ, तो ऐसे केस में आपको दिक्कतें होने लगें। तो ये प्रवृत्ति जन्म नहीं लेनी चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए। इसके बाद क्रेता को वस्तु बेचने या गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता है अंतिम किस्त के भुगतान तक। यानी जब तक स्वामित्व तो आपके पास नहीं आएगा तब तक ना आप वस्तु को किसी और को बेच पाएंगे, न गिरवी रख पाएंगे। तो क्रेता को यह अधिकार कब मिलता है? जब वो अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है, तब तक उसे न तो बेचने का अधिकार होता है न गिरवी रखने का अधिकार होता है। विक्रेता को भी कुछ नुकसान है। विक्रेता को क्या नुकसान है कि विक्रेता को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी अधिक क्यों चाहिए? कि माल विक्रेता भी तो कहीं से खरीद कर ही लाएगा ना, और वो तो कैश में खरीद के ला रहा है। अब कैश में खरीद के लाया, उसने अपने पास से पैसे लगाए, और वो चीज़ जो है इंस्टॉलमेंट पे जब दिया गया तो उसे उस पैसे का एक हिस्सा मिला केवल। तो ऐसे केस में जब तक इंस्टॉलमेंट पर्याप्त न मिल जाए तब तक उसका पैसा इन्वॉल्व रहता है बिजनेस में। इसके लिए विक्रेता को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे पैसे फंसा के रखने पड़ते हैं सामान में। इसके बाद माल की कीमत वसूल करने में या माल वापस होने में कठिनाइयाँ। कहने को तो स्वामित्व तो विक्रेता के पास रहता है, वो कभी भी माल वापस ले सकता है या माल की कीमत वसूल कर सकता है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो इसमें कई तरीके की दिक्कतें भी आती हैं। तो ये एक नुकसान विक्रेता को और भी है। अब देखिए, हायर परचेज से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अंतिम किस्त के भुगतान तक माल को अच्छी स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व क्रेता पर होता है। ये देखो, जितना भी पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं ना, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। जब कभी भी आप MCQ का प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में पूछी गई हैं, उससे संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। हर एक पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है, तो कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट केवल यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अंतिम किस्त के भुगतान तक माल को अच्छी स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व क्रेता के ऊपर होता है। यानी क्रेता उसे लापरवाही से यूज नहीं करेगा, सावधानी से यूज करेगा, उसका मेंटेनेंस अच्छी तरीके से रखेगा। ये उत्तरदायित्व क्रेता को दिया जाता है। ठीक है। उपरोक्त सावधानी रखने के बाद भी यदि वस्तु में कोई टूट फूट या खराबी आ जाती है तो उसकी मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व विक्रेता के ऊपर होता है, यानी सेलर के ऊपर होता है। शर्त क्या है कि सावधानी पूर्वक काम किया गया हो। जो उत्तरदायित्व क्रेता को दिया गया था वो उत्तरदायित्व क्रेता ने पूरा किया है। इसके बाद भी मशीन में या सामान में कोई गड़बड़ी आ जाती है और उसे मरम्मत कराने की आवश्यकता है तो वो कौन कराएगा? विक्रेता कराएगा। अगला पॉइंट है, अंतिम किस्त के भुगतान तक क्रेता न वस्तु को बेच सकता है न गिरवी रख सकता है। ये पॉइंट अभी डिस्कस कर भी चुके हैं। अगला पॉइंट है, किराया क्रय अनुबंध की समाप्ति निर्धारित अवधि के पूर्व माल के स्वामी द्वारा या माल के क्रेता द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कुछ समय बाद जो है लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने लायक नहीं है, तो ऐसे केस में माल का स्वामी भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है और माल को परचेज करने वाला व्यक्ति भी इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है। दोनों में से कोई भी कर सकता है। क्रेता को तो पूरा ऑप्शन है, उसकी इच्छा पे है कि वो परचेज करे या ना करे। विक्रेता द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ये होता है। क्या परिस्थितियां हैं? यदि क्रेता अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करे या अनुबंध की शर्तों के विपरीत कोई काम करता है
तो विक्रेता द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अनुबंध में जो बातें लिखी गई हैं यदि उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसके विपरीत कोई काम किया जा रहा है, तो विक्रेता अपनी ओर से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा यदि क्रेता किस्तों के भुगतान में एक से अधिक चूक करता है, यानी एक किस्त बकाया हो गई कोई बात नहीं, दूसरी किस्त भी यदि बकाया हो गई, पेमेंट नहीं किया गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? साप्ताहिक किस्त की दशा में 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा, अन्य दशाओं में 14 दिन का नोटिस। यानी यदि किस्तें 15 दिन की हैं, 1 महीने की है, 3 महीने की है या 6 महीने साल भर की है, ऐसे केस में 14 दिन का नोटिस देना होगा। यदि किस्तें साप्ताहिक देने की बात हुई है तो ऐसे केस में केवल 7 दिन का ही नोटिस देना पड़ेगा। यदि आपके पास क्वेश्चन आए उसमें किस्तें कैसी हैं ये नहीं बताया गया हो तो आप 14 दिन को ही सही ऑप्शन लगाएंगे। यदि नोटिस दी गई 14 दिन के समय के साथ और क्रेता ने नोटिस की अवधि में सभी बकाया किस्त एवं ब्याज जमा कर दिया हो तो अनुबंध समाप्त नहीं होगा। दूसरी किस्त बकाया होने के बाद विक्रेता ने नोटिस दिया, नोटिस पीरियड है 14 दिन का। इस 14 दिन के दौरान यदि क्रेता ने अपना जितना भी किस्त बकाया है वो सब किस्त भी चुका दिया और उसका ब्याज भी जमा कर दिया, तो ऐसे केस में विक्रेता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ये किस्त अभी भी बकाया है या ब्याज बकाया है तो ऐसे केस में 14 दिन की अवधि बीतने के बाद विक्रेता अनुबंध को समाप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आ गया। माल के स्वामी द्वारा माल वापस लिए जाने पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन टेकिंग बैक द गुड्स बाय द ओनर। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें ओनर किस्त भुगतान नहीं होने पर भी माल वापस नहीं ले पाएगा। ऐसी क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। यदि क्रेता ने किराया क्रय मूल्य यानी हायर परचेज प्राइस का वैधानिक अनुपात, जिसे स्टैट्यूटरी प्रपोर्शन कहते हैं, भुगतान कर दिया है तो माल का स्वामी क्रेता से माल वापस नहीं ले सकता है। यानी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ हायर परचेज प्राइस यदि पे कर दिया गया है कई किस्तों में और उसके बाद कोई किस्त देने में चूक होती है, तो ऐसे केस में माल का स्वामी जो है यानी विक्रेता जो है वो क्रेता से माल सामान्य तौर पे वापस नहीं ले सकता है। उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, कोर्ट अलाउ करेगी तभी वापस वो ले पाएगा। तो अब ये वैधानिक अनुपात या स्टैट्यूटरी प्रपोर्शन है क्या, आइए देखते हैं। इसमें मोटर गाड़ी के लिए अलग नियम है और बाकी सभी वस्तुओं के लिए अलग नियम है। तो यहाँ पे बाकी सभी वस्तुओं की बात हो रही है, मोटर गाड़ी की बात आगे करेंगे। तो देखो ये किराए क्रय पे जनरली जो है ना एसेट्स का परचेज किया जाता है, यानी पूंजीगत वस्तुओं का क्रय किया जाता है जो महंगी आती हैं और कई सालों तक यूज होती हैं। मोटर गाड़ी के अलावा यदि अन्य कोई संपत्ति या वस्तु है तो ऐसे केस में स्टैट्यूटरी प्रपोर्शन क्या होगा। यदि किराया क्रय मूल्य 15,000 रुपये से कम है तो ऐसे केस में वैधानिक अनुपात हायर परचेज प्राइस का 50% माना जाएगा। दूसरी कंडीशन है, यदि किराया क्रय मूल्य 15,000 रुपये या इससे अधिक है तो ऐसे केस में 75% ऑफ हायर परचेज प्राइस को वैधानिक अनुपात माना जाएगा। ठीक है। मोटर गाड़ी के लिए क्या है, मोटर गाड़ी के लिए वैधानिक अनुपात थोड़ा सा अलग है। इसमें यदि किराया क्रय मूल्य 5,000 रुपये से कम है तो 50% वैधानिक अनुपात होगा हायर परचेज प्राइस का। यदि सामान का मूल्य 5,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है लेकिन 15,000 से कम है तो ऐसे केस में 75% ऑफ हायर परचेज प्राइस वैधानिक अनुपात माना जाएगा। और यदि मोटर कार 15,000 रुपये या इससे अधिक मूल्य की है तो ऐसे केस में ये दर 75 से 90% के बीच में कुछ भी हो सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। उतना परसेंटेज पेमेंट यदि कर दिया गया है तो ऐसे केस में सामान वापस लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा विक्रेता को। अब देखते हैं किराया क्रय विधि के अंतर्गत लेखांकन कैसे होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं। तो जब भी कोई हायर परचेज मेथड के अंतर्गत बिक्री होती है तो हायर परचेजर यानी कि हायरर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है। दूसरी ओर जो हायर सेलर है, वेंडर है या फिर जिसे हायरी कहा जाता है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग लेखा करता है। दोनों लोग अपने अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रेता की पुस्तकों में क्या लेखा होता है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो क्रेता अपने पुस्तकों में 2 तरीके से लेखा कर सकता है।
एक तो है एक्रूअल मेथड और दूसरा है कैश मेथड, या इसे दूसरे शब्दों में क्रेडिट परचेज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेज मेथड या कैश बेसिस पे अकाउंटिंग की जा सकती है और दूसरा है एक्रूअल मेथड के तौर पे अकाउंटिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे मैं अभी कैश बेसिस की एंट्री आपको बता रहा हूँ, बाद में एक्रूअल बेसिस की एंट्री को समझाऊंगा। एक्रूअल बेसिस में और कैश बेसिस में अंतर क्या है कि एक्रूअल बेसिस में खरीदार ये मानता है कि वास्तव में उसने जितना पैसा दिया केवल उतने ही हिस्से की संपत्ति का मालिक वो बना और केवल उतने ही अमाउंट से एसेट अकाउंट को डेबिट करता है। जितनी बार इंस्टॉलमेंट देता है उतनी बार अलग अलग एसेट अकाउंट को डेबिट करता है। जितने जितने अमाउंट पेमेंट करता है वो समझता है, सोचता है कि इतना ही एसेट हर बार हमें मिलता जा रहा है और हमारी एसेट बढ़ती जा रही है। लेकिन जो क्रेडिट परचेज मेथड है उसमें ये माना जाता है कि एसेट हमारे पास आ गई तो उसका पूरा का पूरा मूल्य जो है एक बार में ही लेखा कर दिया जाए, भले उसका पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कर रहे हों। यानी एक तरीके से हमने उधार माल खरीद लिया और टुकड़े टुकड़े में उसका पेमेंट करते जा रहे हैं। तो ये सोच होती है क्रेडिट परचेज मेथड में। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज मेथड का पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। जिस समय माल की खरीद होती है उस समय सबसे पहले एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है क्रेता द्वारा, क्योंकि एसेट उसके पास आ रहा है, और हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। हायर वेंडर यानी जिस भी व्यक्ति से खरीदा गया है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एसेट एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट हमारी बिजनेस में आ रही है इसलिए यहाँ पे एसेट अकाउंट को डेबिट किया गया है। और हायर वेंडर अकाउंट क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है? माल कौन दे रहा है? एसेट कौन दे रहा है? वेंडर दे रहा है, इसलिए वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। अब देखो, यदि खरीद के समय कुछ पेमेंट नहीं किया गया तो केवल ये एंट्री पास होगी। यदि खरीद के समय क्रेता के द्वारा कुछ नकद राशि का भी भुगतान किया गया है, यानी कोई डाउन पेमेंट दिया गया है, तो उसका लेखा अलग से होगा। यहाँ पे लेखा क्या होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हायर वेंडर प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। पर्सनल अकाउंट में जो प्राप्त करता है उसे डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट होगा कैश या बैंक अकाउंट। यदि कैश में पेमेंट किया गया है तो कैश अकाउंट, और यदि चेक वगैरह से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे ये क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि ये रियल अकाउंट है और ये क्रेता के पास से जा रहा है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। खरीद के समय एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है इसलिए डेबिट हो रही है, क्योंकि हायर वेंडर इसे दे रहा है इसलिए क्रेडिट हायर वेंडर अकाउंट हो रहा है। ये पहली एंट्री पास हुई, बीइंग परचेज ऑफ एसेट ऑन हायर परचेज सिस्टम। और यदि खरीद के समय कुछ नकद राशि भुगतान किया गया है तो हायर वेंडर को हम भुगतान कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट हुआ है। और कैश हमने पेमेंट किया है, हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ बीइंग पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट डन, या डाउन पेमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे बीइंग पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट अमाउंट इज डन। ठीक है, ये एंट्री तो पास हो गई खरीद के समय। अब इसके बाद अगली एंट्री कब पास होती है? जब किस्त जो है देय होती है। यानी सामान आज हमने खरीदा, मान लीजिए 3 महीने की किस्त है, तो तिमाही किस्त की दशा में 3 महीने बाद ये एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। एक बात नोट कर लेना है कि किस्त में से ब्याज की राशि को अलग किया जाएगा। किस्त की एंट्री अलग होगी, ब्याज की एंट्री अलग होगी। सबसे पहले ब्याज देय होने का लेखा किया जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक खर्च है और खर्च को डेबिट किया जाता है। और हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट पाएगा कौन? हायर वेंडर पाएगा। ठीक है ना? बीइंग इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू। अब यहाँ पे कैश अकाउंट यदि हम लिखते हायर वेंडर की जगह, तब तो ये होता कि इंटरेस्ट का पेमेंट हमने कैश में कर दिया। यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है। इसका मतलब है इस इंटरेस्ट को पाने का हायर वेंडर उत्तरदायी है, यानी हायर वेंडर को ये अमाउंट मिलना चाहिए, लेकिन ये अभी हमारे क्रेडिटर के रूप में है। इसे अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट हमें करना है लेकिन बकाया है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर बीइंग इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, ये ब्याज देय होने का लेखा किया जाता है। और जब एक्चुअल पेमेंट होता है,
जिस डेट में किस्त बनती है, किस्त देने की एक पीरियड होती है, जिस दिन किस्त दे होगी उसके 7 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। ऐसे कुछ कंडीशंस तय कर ली जाती हैं। अब वास्तव में जब किस्त को पेमेंट किया जाता है तो यहाँ पे ब्याज सहित अमाउंट को लिखा जाता है। हायर वेंडर को जो पेमेंट किया गया, यहाँ पे हायर वेंडर रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ है, और कैश में हमने पेमेंट किया है, कैश हमारे पास से गया है। यदि चेक के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। तो आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा, यहाँ पे हमने ब्याज को देय किया है लेकिन जो संपत्ति की वैल्यू है उससे हमने देय क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे जब हमने एंट्री पास की एसेट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो ये तो एक ही बार में हमने देय कर दिया है। खरीद के समय ही हमने हायर वेंडर को अपना क्रेडिटर बना लिया है। ठीक है, इसलिए इसका अलग से एंट्री नहीं होता है। लेकिन ब्याज का हर बार एंट्री अलग करना पड़ता है क्योंकि हर किस्त के समय ब्याज का अमाउंट बदल जाता है। मान लो 5 साल की किस्त है तो पहले इंस्टॉलमेंट में 4 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 3 साल का ब्याज बचेगा। तो ब्याज का अमाउंट बार बार चेंज होता है, इसलिए ये एंट्री हमें बार बार पास करनी पड़ती है। और ये जो 2 एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर अकाउंट और हायर वेंडर टू कैश अकाउंट, यह हर किस्त के भुगतान के समय ये एंट्री करनी पड़ती हैं। जितनी बार किस्त का भुगतान किया जाएगा उतनी बार ये 2 एंट्री पास होंगी। अब साल के अंत में जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो भी कुछ एंट्रीज हमें पास करनी पड़ती हैं। क्या एंट्री हैं? सबसे पहले तो हम एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक खर्च है इसलिए डेबिट हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और एसेट अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि एसेट की वैल्यू को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, एसेट हमारे पास से एक तरीके से जा रही है या उसमें घिसावट जो हुआ है वो एसेट की कमी को दिखाता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। और साल के अंत में जब पीएल अकाउंट बनता है तो पीएल अकाउंट में सारे खर्चों को हमें डालना पड़ता है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उसके बैलेंस को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्याज और डेप्रिसिएशन यानी ह्रास, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है और इसके बैलेंस को हमें पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। तो कुल मिला के ये 5 एंट्री का खेल है। क्रय करते समय ये एंट्री, और यदि क्रय के समय कुछ पेमेंट किया है डाउन पेमेंट, उसके लिए ये एंट्री। किस्त भुगतान करने के समय ब्याज को देय करते हैं, फिर ब्याज और मूलधन दोनों के अमाउंट से कैश पेमेंट की एंट्री की जाती है। और साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका क्रेडिट परचेज मेथड। अब एक्रूअल मेथड में क्या होता है? एक्रूअल मेथड में केवल अंतर ये होता है कि खरीद के समय ये जो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट है, ये एंट्री पास नहीं होती है। यानी एसेट को हमने उधार खरीदा ऐसा हमने नहीं दिखाना है। ठीक है, हमें दिखाना क्या है? यहाँ पे एक्चुअल में जो हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे बल्कि एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये हम मान के चलेंगे कि जो कैश हमने दिया है उतने ही रुपए की एसेट हमारे पास वर्तमान में आई है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। और यहाँ पे आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट पेड। ठीक है, वो अमाउंट जो एग्रीमेंट को साइन करते वक्त हमने पे किया उसका हमने लेखा किया है। ठीक है, अब किस्त भुगतान के समय यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट को ड्यू किया जा रहा है वैसे ही हमें एसेट को भी हर बार ड्यू करना पड़ेगा। एसेट अकाउंट को हर बार डेबिट करेंगे क्योंकि इस वाले में हमने एसेट टू हायर वेंडर अकाउंट पहली एंट्री पास नहीं की है, इसलिए हर बार हम ये मान के चलेंगे कि जिस तरीके से इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वैसे ही एसेट का भी कुछ अमाउंट ड्यू हो रहा है, उसके बदले में हमें एसेट मिल रही है। बस यही 2 अंतर होते हैं एक्रूअल मेथड में और क्रेडिट परचेज मेथड में, और कोई अंतर नहीं होता है। क्रेडिट परचेज में एसेट के परचेज को एक साथ दिखा दिया जाता है। एक्रूअल मेथड में एसेट को हर बार इंस्टॉलमेंट देते वक्त दिखाते हैं कि थोड़ी थोड़ी एसेट हमने इकट्ठी की है, थोड़ा थोड़ा एसेट जैसे जैसे पेमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास आता जा रहा है। अब देखो विक्रेता की पुस्तकों में क्या लिखा होगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो यहाँ पे एक ही तरीका होता है
यहाँ पे दो तरीके नहीं होते हैं। जिस समय विक्रय किया जाता है उस समय दिखाया जाता है कि हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी बीइंग द कैश प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। यहाँ कहने का मतलब ये है कि विक्रेता दिखाता है कि हमने माल बेचा, ठीक है, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। माल बेचा किसे गया? हायर परचेजर को बेचा गया। यहाँ पे जिस व्यक्ति ने खरीदा है माल उसका नाम आ जाएगा। आया समझ में? तो ये एक तरीके से सेल्स दिखा दिया गया कि हमने माल उधार बेचा है। इसके बाद जब डाउन पेमेंट मिलता है क्रेता से तो उस समय हम दिखाते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, यानी जो माल हमने उधार बेचा है क्रेता को उसमें से कुछ पेमेंट उसने कैश के रूप में हमें दे दिया, बीइंग अमाउंट रिसिव्ड द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। इसके बाद जब किस्त का अगला भुगतान होता है तो जब किस्त का भुगतान करना होता है तो यहाँ पे भी ब्याज की राशि को अलग कर लेते हैं। ब्याज प्राप्त होने पे, यानी जब ब्याज के लिए सामने वाले को डेटर्स बनाना है तो ऐसे केस में हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, कैश में नहीं मिला इसलिए हमने हायर परचेजर के खाते में उसके नाम से लिख दिया, ठीक है। ये इंटरेस्ट प्राप्य यानी रिसीवेबल होने का लेखा है। इसके बाद जब किस्त प्राप्त होती है तो कैश या बैंक हमारे पास आएगा, क्रेता हमें पैसा देगा तो यहाँ पे पूरे किस्त की राशि ब्याज सहित लिखी जाती है। तो जो एक्चुअल कैश या बैंक मिला वो डेबिट करेंगे और किससे मिला तो हायर परचेजर से मिला। देने वाला हायर परचेजर है इसलिए हायर परचेजर को क्रेडिट किया गया है। बीइंग अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट। आया समझ में? और यहाँ पे भी हर किस्त के प्राप्त होने के समय उपरोक्त दोनों जर्नल एंट्री पास की जाती हैं। अब साल के अंत में विक्रेता को क्या करना पड़ता है कि ब्याज की जो राशि उसे प्राप्त हुई है उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। विक्रेता अब डेप्रिसिएशन तो लगाएगा नहीं क्योंकि एसेट तो है क्रेता के पास, तो डेप्रिसिएशन का लेखा विक्रेता के खातों में नहीं होता है। हाँ, ब्याज उसने जो प्राप्त किया है उसको वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा क्योंकि ये एक इनकम, एक नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि इंटरेस्ट उसे मिला है, और जब पीएल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट को उसे डेबिट करना पड़ेगा ताकि जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ और पीएल अकाउंट क्रेडिट हुआ। बीइंग बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। तो कुल मिला के 6 एंट्रीज होती हैं क्रेता के बुक में, जिसमें एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है और 5 एंट्रीज होती हैं विक्रेता के बुक में, और दोनों एंट्री एक दूसरे के अपोजिट ही होती हैं। यहाँ जो डेबिट हो रहा है वहाँ पे क्रेडिट होगा, वहाँ जो क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ पे डेबिट होगा। तो कुल मिला के ये हायर परचेज की कहानी है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, या कैश प्राइस दे देता है, हायर परचेज प्राइस और इंटरेस्ट निकालने को बोल देगा, या हायर परचेज प्राइस दे देगा और कहेगा कि आप जो है कैश प्राइस बताइए। इस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसे बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। वो जब हम हायर परचेज का एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे उस समय उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।